Hello students, in this video we will cover chapter 7, that is other merchant banking activities in relation to mergers, acquisitions and takeovers. तो सबसे पहले mergers, acquisitions और takeovers को समझते हैं। तो देखिए मर्जर होता है कंबाइनिंग ऑफ टू और मोर एंटिटीज। तो मान के चलिए एक कंपनी है ए लिमिटेड और दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड। तो हो सकता है कि दोनों कंपनीज एक ही सेगमेंट में काम करती हो, एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करती हो। तो दोनों एक दूसरे की साइनर्जीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए क्या करेंगी, दोनों एक दूसरे से मर्ज कर लेंगी, यानी ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड, या तो हो सकता है ए बी लिमिटेड, दोनों ने एक कंबाइंड एंटिटी बना ली, या फिर ये भी हो सकता है कि बी ने ए को एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये कैसी हो जाएगी फिर, इक्वल्स टू बी लिमिटेड भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि ए ने बी को एब्जॉर्ब कर लिया या फिर ए लिमिटेड। तो तीनों ही सिचुएशन पॉसिबल है यहाँ पे। तो एक बार पढ़ते हैं। मर्जर इज अ ब्रॉडर टर्म एंड इट डिनोट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी इन विच ईदर वन और बोथ लूज देयर आइडेंटिटी एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म। तो ईदर वन यानी या तो दोनों में से एक कंपनी खत्म हो जाएगी या फिर दोनों खत्म होकर एक नई कंपनी बन जाएगी। When both the companies lose their identity, a new company is formed and the existing company stocks are surrendered and shares of new companies are issued in their prices. ठीक है, अब होगा क्या है इस केस के अंदर, होता क्या है, तो ए लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं और बी लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं, दोनों को ए बी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। तो एक स्पेसिफाइड रेशो निकलेगी और उस रेशो के हिसाब से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को ये नई एंटिटी के शेयर्स मिल जाएंगे। और अगर सेकंड केस के अंदर मान के चलिए बी ने ए को एब्जॉर्ब करा है, तो फिर ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को बी लिमिटेड के शेयर्स मिल जाएंगे। और अगर थर्ड केस के अंदर ए ने बी को एब्जॉर्ब किया है, तो बी लिमिटेड के शेयर्स ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब एक्विजिशन होता है खरीदना, परचेज करना। तो ये एन एक्विजिशन इज द परचेज ऑफ वन बिजनेस और अ कंपनी बाय अनदर कंपनी और अदर बिजनेस एंटिटीज। Acquisition is usually refers to a purchase of smaller firm by a larger one, या जिसको हम बोलते हैं कि बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया। और ये होता रहता है इंडिया में और फॉरेन में। आए दिन आपको एक हमेशा एक्विजिशंस की न्यूज़ आती रहती है, एक्विजिशंस एंड टेक ओवर की। सो एक्विजिशंस और टेक ओवर समहाउ सिनोनिम से ही है। तो टेक ओवर क्या होता है, जब आप कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल स्टेक बाय कर लो और फिर उस कंपनी को मैनेज कर सको, या तो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू या फिर उसकी वोटिंग राइट्स के थ्रू। तो एक बार पढ़ते हैं। अ टेक ओवर इज द एक्विजिशन ऑफ सब्सटेंशियल शेयर्स और वोटिंग राइट्स फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। तो या तो मैनेजमेंट कंट्रोल ले लो या फिर वोटिंग राइट्स बोलने का अधिकार दे लो। इफ द मैनेजमेंट ऑफ अ पर्सपेक्टिव सेलिंग कंपनी इज अनविलिंग टू नेगोशिएट अ ट्रांजेक्शन, यानी होस्टाइल हो रही है, वो होस्टाइल टेक ओवर, मना कर रही है कि हमें टेक ओवर मत करो हमारा, देन द बायर में make a direct bid to the seller's shareholder and purchase seller's shares from the market to acquire a controlling stake in the seller's company। ठीक है, कंट्रोलिंग स्टेक कितना होता है, 50% से ज़्यादा का। वो ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट मना करती है अपने आप को बेचने से और वो रेजिस्ट करती है सारा टेक ओवर को, तो जो एक्वायरर है और जिसने टेक ओवर की बिड डाली है वो क्या करेगा, वो ओपन मार्केट में चला जाएगा और ओपन मार्केट में चिल्ला के बोल देगा कि मैं इस कंपनी का टेक ओवर करना चाहता हूँ, अगर किसी को अपने शेयर बेचने हैं तो वो मुझे वो शेयर बेच सकता है इस दाम के ऊपर। वो टेक ओवर हो गया, हॉस्टाइल टेक ओवर। देन रोल ऑफ मर्चेंट बैंकर इन मर्जर्स, एक्विजिशन एंड टेक ओवर। तो हमें तो मर्चेंट बैंकर की फॉर्म में समझना है सब कुछ। सो मर्चेंट बैंकर का क्या रोल है, प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडा में क्या होता है कि जो एक्वायरर है, मतलब जो एक्वायर करना चाहता है, वो कितने शेयर एक्वायर करेगा और किस प्राइस पे करेगा, वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम पे जाएगा। और उसका एग्जिस्टेंस क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब इसको बताना पड़ेगा। डील स्ट्रक्चरिंग एंड नेगोशिएशंस, वैल्यूएशन एंड ड्यू डिलीजेंस आर टेकन केयर बाय वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स। वैल्यूएशन किसकी होगी, जिस कंपनी के ऊपर टेक ओवर होगा, यानी टारगेट कंपनी की। टारगेट कंपनी की वैल्यूएशन और टारगेट कंपनी का ड्यू डिलीजेंस कौन देखेगा, मर्चेंट बैंकर देखेगा। प्रोवाइडिंग फेयरनेस ओपिनियन ऑन द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड शेयर्स, फेयर आएगा। सर्टिफिकेट ऑन डिस्क्लोजर ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज इन्वॉल्व्ड इन द स्कीम इन द एब्रिज प्रॉस्पेक्टस। In acquisitions and takeovers involving open offers, the merchant banker role involving managing the public offer and ensuring compliance with the SEBI SAST code। तो मेन मर्चेंट बैंकर का क्या काम है कि जो भी टेक ओवर की ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्वायरर के ऊपर जिम्मेदारी होती है, जो भी एक्वायरर होता है, कि वो जो टेक ओवर है वो SEBI SAST टेक ओवर रेगुलेशन की कंप्लायंस में टेक ओवर करे। ठीक है, उसको इन रेगुलेशन का कंप्लायंस करना पड़ता है।
तो वही टेक ओवर जो टारगेट कंपनी, जो एक्वायरर कंपनी होती है, वो एक्वायरर कंपनी मर्चेंट बैंकर को हायर करती है, और फिर मर्चेंट बैंकर ये ध्यान रखता है कि जो टेक ओवर हो रहा है वो SAST रेगुलेशन के कंप्लायंस में होना चाहिए। ठीक है, तो यही शॉर्ट में इसका मतलब यही निकलता है। देन कुछ टेक ओवर की रेगुलेशन हैं, इसको भी समझ लेते हैं। द मेजर थ्रस्ट ऑफ दीज रेगुलेशन इज टू इंश्योर दैट व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हैंड्स, मतलब इधर से मतलब एक से दूसरे आदमी की तरफ जाते हैं, दैट इज वन ग्रुप सेल्स अ सब्सटेंशियल और कंट्रोलिंग ब्लॉक ऑफ शेयर्स टू अनदर ग्रुप, द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स शैल ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू सेल देयर शेयर्स एट द फेयर प्राइस। वो ये कह रहा है कि जब भी टेक ओवर होता है और एक कंपनी की मैनेजमेंट दूसरी कंपनी को अपना स्टेक दे देती है, तो ये कह रही है कि टेक ओवर कोड हम इसलिए लेकर आए हैं तो इसके अंदर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है, मतलब जो पब्लिक है, वो पब्लिक ना पिस जाए, पब्लिक ना पिस जाए और पब्लिक के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कहीं ये ना हो कि जिस कंपनी ने एक्वायर करा है वो सारी एसेट्स बेच दे और कंपनी का सारा बंटा डार कर दे, जिससे होगा क्या, जो छोटे मोटे शेयर होल्डर्स हैं उनका फिर नुकसान हो जाता है, क्योंकि शेयर की वैल्यूज गिर जाती है। तो ये सारा ध्यान में रखते हुए सेबी ने SAST रेगुलेशन बनाई है। और दीज रेगुलेशन एनविसाज एक्विजिशन, ये कौन कौन सी एक्विजिशंस को रिकग्नाइज करती है? चेंज इन द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, या फिर सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स और वोटिंग राइट्स। ठीक है, ये तीनों तरीके के एक्विजिशंस को रिकग्नाइज करती है। An acquirer shall not acquire shares or voting rights in the target company which entitles them to exercise more than 25% of the voting rights in the target company unless they have made a public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company। वो क्या कह रहा है? कोई भी एक्वायरर जो किसी कंपनी को खरीदना चाह रहा है, वो उस कंपनी के 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं खरीद सकता जब तक उसने पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं दिया, जब तक उसने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है कि हाँ वो इस कंपनी को टेक ओवर करेगा और उसके टेक ओवर के पीछे ये मकसद है और इस वैल्यूएशन पे वो टेक ओवर करना चाह रहा है और वो कम से कम इतने शेयर्स का टेक ओवर करेगा। ठीक है, तो जब तक वो पब्लिकली अनाउंस नहीं करेगा, पब्लिक को अपनी इंटेंशन कन्वे नहीं करेगा, तब तक वो 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं ले सकता टारगेट कंपनी के अंदर। और ऐसा इसलिए है ताकि जो छोटे मोटे शेयर होल्डर है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी समझ आए कि क्या उनको अपनी इन्वेस्टमेंट बेचनी चाहिए या फिर उसको होल्ड करना चाहिए, ताकि वो भी एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके रिगार्डिंग देयर ओन स्टेक इन द कंपनी। ठीक है, तो ये सारा जो भी रेगुलेशन है और जो भी चैप्टर है ये SAST रेगुलेशन के भी इर्द गिर्द घूमता है। और इसके अंदर एक्वायरर की जिम्मेदारी है कि वो जब टेक ओवर करता है तो SAST रेगुलेशन की कंप्लायंस में करे। और एक्वायरर ये काम किसको आउटसोर्स करेगा? ऑब्वियसली मर्चेंट बैंकर को आउटसोर्स करता है। तो मर्चेंट बैंकर ध्यान रखता है कि जो भी SAST कोड के अंदर लिखा हुआ है, टेक ओवर कोड में जो भी लिखा हुआ है, एक्वायरर उस टेक ओवर कोड की कंप्लायंस के अंदर सारा काम करे। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड विल मीट in the new video with next chapter. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.